नहीं 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 नहीं। श्योर श्योर श्योर, पक्का, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, श्योर, करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नेम मैनेजर के बारे में बात करते हैं। नेम मैनेजर एक छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 10 मिनट्स का, बट दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर एडवांस ऑल्सो। नेम मैनेजर, सबसे पहले नेम मैनेजर बोलते किसको हैं और इसका क्या फ़ायदा है, फ़ायदा बाद में देखेंगे। नेम मैनेजर का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एक डेटा है, सपोज हमने एक डेटा जनरेट किया है, यहाँ पे हमने एक डेटा जनरेट किया है, वी हैव अ डेटाबेस एंड ये डे वाइज हमारी सेल्स है। तो आप देखोगे कि ये जो हमने रेंज में सेल्स बनाई है एक डेटा में, कि भाई किस बंदे ने कौन सा दिन कितना सेल किया है, ये मैंने एक सिंपल सा डेटा क्रिएट किया। तो जब आप एक डेटा पे काम करेंगे तो एक डेटा के अंदर कई सारे रेंज हो सकते हैं। जैसे अगर पूरे डेटा की बात करें तो ये एक रेंज है, अगर मैं सिर्फ फ्राइडे की बात करूं तो ये रेंज है, अगर मैं ब्रजेश ये वाली करता हूं तो ये रेंज है, अगर मैं मोहित की बात कर रहा हूं तो मोहित की ये रेंज है। यानी कि एक रेंज को आप सेलेक्ट करते हो, जैसे एक सेल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना, तो एक सेल की ये एड्रेस यहाँ पे दिखाता है, G13, C4, C1, B1। लेकिन जब आप पूरी रेंज को भी सेलेक्ट करते हो ना, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि वो सिर्फ एक सेल के बारे में बोलता है, वो रेंज के बारे में नहीं बोलता है। तो नेम मैनेजर हमें एक रेंज को नेम देने के लिए यूज करवा सकता है या करते हैं। आपको क्या करना है, जैसे एक फ्राइडे के ऊपर एक रेंज बनानी है, तो जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट योर डेटा एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे इस नेम बॉक्स, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं, यहाँ पे जाके आपको कोई भी नाम दे देना है, बट अप्रोप्रिएट नाम देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे फ्राइडे हमने नाम दिया और एंटर कर दिया, तो देखिए ये एक रेंज का नाम हो गया। बोलो नाम देने से क्या फ़ायदा मिला, नाम देने से ये फ़ायदा हुआ कि कभी भी हम इस रेंज को अब सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता करना है कि टोटल सेल्स फ्राइडे को कितनी हुई, तो जस्ट FRI लिखेंगे तो देखो ये रेंज ऑटोमेटिकली पुल कर लेता है और फ्राइडे की सेल्स को ये सेलेक्ट कर लेगा, इक्वल टू सम ऑफ फ्राइडे करेंगे तो ये देखेंगे कि रेंज को इन्होंने पिक कर लिया। यानी कि अब हमें यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कई बार ऐसा होगा जब आपको डेटा सिलेक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब बड़े डेटाबेस पे आप काम करो। तो जैसे 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 वी लुकअप में जाएंगे तो इसका बहुत अच्छा यूज है। उसके अलावा डैशबोर्ड बनाएंगे तो भी इसकी यूजेस पड़ेगी। बट फिलहाल एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे को फ्राइडे की सबसे लोएस्ट सेल देखनी है, तो एक्चुअली हमें मेन फंक्शन लगाना है और हमें सेलेक्ट करने के लिए उधर नहीं जाना है, हमें फ्राइडे लिख देना है और ये ऑटोमेटिकली वो रेंज को सेलेक्ट करना है। यानी कि एक रेंज को नाम देना ही नेम मैनेजर कहलाता है। यहाँ तक तो आई होप क्लियर होगा। अब आती है कि ये जो तरीका है ना, इस काम को करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। पहला तरीका जो था उसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स, यानी कि एक रेंज को सेलेक्ट करना, इस नेम बॉक्स पे जाना और इसका नाम लिख देना, THURSDAY, एंटर करेंगे तो थर्सडे नाम का ये लिस्ट में आ गया होगा। अब हम कभी भी थर्सडे के लिए हमें डेटा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने मैक्सिमम सेल पता करना है थर्सडे, तो ये रेंज अपने आप आ जाएगा और इसका यूज। तो यूज तो समझ में आ गया होगा कि नेम मैनेजर का यूज है। बट अभी आपने एक तरीका सीखा था नेम मैनेजर बनाने का। दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं हम लोग डिफाइन नेम। डिफाइन नेम कहाँ पे होता है, ये आपके फॉर्मूला टैब में होता है। फॉर्मूला टैब में होता है। कैसे,
आपको एक रेंज सेलेक्ट कर लेना है और आपको फॉर्मूला टैब में जब जाएंगे तो यहाँ पे डिफाइन नेम नाम का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट क्लिक हेयर, ऑटोमेटिकली उसमें तो आपको नाम टाइप भी करना पड़ता था, इसमें टाइप ऑलरेडी है एज पर हेडिंग, वो ऑटोमेटिकली ले लिया, बस ओके करना, यानी दिस ऑप्शन इज बेटर देन नेम बॉक्स। बट फ़र्क है ये सामने ही रहता है और इसके लिए आपको फॉर्मूला खोलना है। बट हमारा बन चुका है, देखते हैं बना कि नहीं बना है। अगर मैं डायरेक्टली भी ट्यूसडे सेलेक्ट करता हूँ तो देखो रेंज सेलेक्ट कर रहा है कि यस दिस इज द रेंज ऑफ ट्यूसडे। ओके, तो दो तरीका आपने सीख लिया। एक तीसरा तरीका है जिस तरीका का नाम ही है नेम मैनेजर। देखो नाम ही नेम मैनेजर, इसलिए कि अभी तक में आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इस डेटा में कितना नेम मैनेजर बना रखा है। ये तो याद नहीं रह गया, अभी तो चलो याद रखेंगे फ्राइडे, थर्सडे और हमने ट्यूसडे बना रखी, लेकिन ग्रेजुअली 2 दिन के बाद तो आपको याद नहीं रहेगा, या 10 दिन के बाद, या अभी ही अगर मैं मल्टीपल बना लूँ तो आपको याद नहीं रहेगा। सो यही नेम मैनेजर है जहाँ पे सारा नेम मैनेजर स्टोर होता है। तो स्टोर तो होता ही है, यानी कि नेम मैनेजर में जाके देख सकते हैं कि कितने नेम मैनेजर बनाए, और यहाँ से हम क्रिएट भी कर सकते हैं। सपोज मंडे के लिए हमें क्रिएट करना है, सेम मैंने मंडे सेलेक्ट किया और हम लोग फॉर्मूलाज में गए, देयर इज ऑप्शन कॉल नेम मैनेजर। नेम मैनेजर पे जाएंगे तो जो ऑलरेडी बनी हुई है वो लिस्ट भी आपको दिखता है, और नया बनाने के लिए न्यू भी है, और सिमिलरली फिर ऑटोमेटिकली आ गया और ओके कर देंगे। तो जैसे आपने देखा कि नेम मैनेजर बनाने के 1 2 3 तरीके आपने सीख लिया, तो तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। अभी हमने वर्टिकल डेटा सेलेक्ट किया है, यू कैन सेलेक्ट हॉरिजॉन्टल आल्सो। यहाँ पे हमने आर्यन का डेटा सेलेक्ट किया है, सेम मैं नेम मैनेजर में जाता हूँ, न्यू करता हूँ, और आर्यन के नाम से देखिए लेफ्ट साइड में नाम है तो ऑटोमेटिकली आर्यन पकड़ लिया। अगर आप चाहते हो कि चेंज करके मैं इस आर्यन का नाम सपोज कि मैंने आरती कर दिया, जो कि हमारे डेटा में नहीं है, तब भी पर ये आरती नाम से स्टोर हो गया होगा। जब भी कभी आपको आर्यन का डेटा के ऊपर कोई काम करना, जैसे सम करना है, तो आर्यन नाम से तो बनाया नहीं है, तो आर्यन नहीं शो करेगा। आरती नाम से सेलेक्ट करती वो रेंज देखो पिक कर लेता है। तो ये 3 तरीके तो आपने सीख लिए कि हम वर्टिकल भी बना सकते हैं नेम मैनेजर और हॉरिजॉन्टल भी नेम मैनेजर बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें नेम मैनेजर की ज़रूरत नहीं है तो हाउ वी कैन डिलीट। तो डिलीट करने का ऑप्शन बहुत ईजी है, नेम मैनेजर में जाओ, जो आपको चाहिए रखो, जो नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। और जैसे ही नेम मैनेजर से ये डिलीट हो गया वैसे देखिए सारे में एरर आ गया, क्योंकि अब एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आपको आंसर कहाँ से देगा। तो जब हमारी नेम मैनेजर होती है तभी आंसर आता है। यहाँ तक तो हो गया 3 तरीका जिसमें कि हम लोग नेम मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक लिस्ट को या एक डेटा को या एक रेंज को कोई नाम हम दे सकते हैं। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन कि सपोज अगर ये डेटा बहुत छोटा है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने नेम मैनेजर बन सकते हैं। अगर सिर्फ मैंने ये बोला कि कितने नेम मैनेजर बन सकते हैं, इसका आंसर है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब देखो एक रेंज को नाम ही देना तो बोलते हैं नेम मैनेजर। अगर मैं इतना दूर सेलेक्ट करूं तो इसका भी एक नाम दे सकता हूं, मैंने इतना सेलेक्ट कर दिया तो इसका भी एक नाम दे सकता हूं, मैंने इतना सेलेक्ट किया तो इसका भी नाम दे सकता हूं, इसका सेलेक्ट किया तो इतना भी। मतलब अगर नेम मैनेजर ही पूछ रहा है कि कितना, तो कितना नेम मैनेजर में तो हम कितना भी नेम मैनेजर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम एप्रोप्रिएट नेम मैनेजर की बात करें तो एप्रोप्रिएट नेम मैनेजर कितना बनेगा, जितनी हमारी हेडिंग है उतना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 प्लस जितने नाम हैं उतने, और ये है हमारे पास 12 7 19 नेम मैनेजर बन सकता है, यानी 19 एप्रोप्रिएट रेंज बन सकता है। अब आप सोचो कि अगर इतना छोटा डेटा में 19 एप्रोप्रिएट रेंज बन सकता है और हमने बोला सारे रेंज बना लो। अगर आपने सारी रेंज बनाने की बात करी तो सारे रेंज बनाने में अगर 1 मिनट भी लोगे तो 19 मिनट लग जाएगा आपको। इसलिए आपके पास 19 रहे या 19,000 रहे
या 9 लाख रहे, सिर्फ 2 से 3 सेकेंड में सारे अप्रोप्रिएट नेम मैनेजर बन के तैयार हो जाएगा। कैसे? डेटा को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद वही आपको जाना है फॉर्मूलाज में, और यहाँ पे देखेंगे देयर इज ऑप्शन कॉल्ड क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, जो 4th ऑप्शन बता रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखो हेडिंग हमारा सेलेक्ट कर लेता है रो और कॉलम नाम से। ये देखिए टॉप रो मतलब ये सारा हो गया, और लेफ्ट कॉलम मतलब ये सारा हो गया। मतलब हमें कुछ नहीं करना है, इसको ओपन करने के अलावा सिर्फ ओके करना है, दैट्स इट। आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये सारे रेंज अप्रोप्रिएट वाले बन चुके हैं। हाउ वी कैन सी इन नेम मैनेजर। अगर यहाँ बना है कि नहीं बना है क्रॉस चेक कर लो। हमने तो रोनित का तो नहीं बनाया है, बट इफ़ यू वांट कि सम ऑफ रोनित, ये देखिए डेटा में शो कर रहा है, तो यस रोनित का रेंज पुल कर लेगा वो, रोनित का डेटा पुल कर लिया वो। अगर मैंने बोला संडे की सेल बताओ, सम ऑफ संडे, तो संडे का रेंज पुल कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट नेम मैनेजर। इसको नेम मैनेजर बोलते हैं। चलो नेम मैनेजर बनाना आएगा तभी तो आप नेम मैनेजर को आगे यूज करोगे। यानी एक रेंज के ऊपर जितनी एक्टिविटी हो सकती है हर जगह पे हमारा नेम मैनेजर हेल्पफुल हो सकता है। तो ये भी हमारा फॉर्मूला टैब के अंदर ही है, यानी सारे के सारे ये फॉर्मूलाज टैब में है। तो इतने बार के बाद तो आपको याद हो ही जाएगा कि ये नेम मैनेजर कहाँ पे है। आई होप नेम मैनेजर सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेम मैनेजर में मान्या आपका क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट है तो अभी पूछ लें आगे बढ़ने से पहले। क्लियर है। अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बड़े डेटाबेस पे काम करते हो तो आपने देखा होगा, जो जिसने काम किया है, जो करेंगे मेरे पे विश्वास करो, और जो काम करते हैं उनको विश्वास पहले से ही होगा कि उनको डेली ही करना पड़ता है। कभी भी जब बड़े बड़े डेटाबेस पे काम करते हैं ना, तो हम लोग सेम डेटा पे रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, सेम सीट पे रिपोर्ट नहीं बनाते हैं। हम लोग एक दूसरे सीट पे जाके जैसे डैशबोर्ड बनाना या रिपोर्ट बनाते हैं। मान लो यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट देखो डेटा यहाँ हज़ारों लाखों में पड़ा हुआ है, बट रिपोर्ट बनाना ये है कि मेरे को कुछ ऐसा करना है कि जिस बंदे का नाम मैं यहाँ पे लिख दूँ, ध्यान देंगे, जिस बंदे का नाम मैं यहाँ पे लिखूँ उस बंदे की टोटल सेल्स यहाँ पे आ जाए। तो आपको नाम लिखना है। अगर आप किसी की डैशबोर्ड बना रहे हो, किसी की रिपोर्ट बना रहे हो, तो आप चाहते हो कि नाम लिखें इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर नाम लिखें, तो इनका टोटल सेल्स यहाँ पे पता चल जाए इस सेल के अंदर। देखते हैं कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले नाम लिखने का मतलब ये होता है कि पहला कि जो नाम है उसमें से कोई एक नाम उठा लेते हैं, रोनित उठा लेते हैं या मोहित उठा लेते हैं। हमने यहाँ पे मोहित लिखा। और इस नेम मैनेजर की खासियत ये है कि आपका नेम मैनेजर भले आपने इस सीट पे बनाया है, बट ये दूसरे सीट पे भी काम करता है। ये सबसे अच्छी फैसिलिटी है। यानी कि अगर मेरे को मोहित का निकालना है सम, टोटल सम, तो सम ऑफ मोहित लिखेंगे तो ये उस सीट पे जो बनाया था वो रेंज अपने आप उठा लेगा। आपको उस रेंज पे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द नेम मैनेजर। यानी कि नेम मैनेजर अगर हमने इस फाइल में किसी भी सीट पे बना ली है तो वो किसी भी सीट के साथ काम कर सकता है। वैसे क्या करते हम लोग, सम लगाते, इस सीट पे जाते, इस सीट में सेलेक्ट करते। इतने करने में तो आप हो सकता है कि कुछ गलती कर बैठते सिलेक्शन वगैरह में, एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर मेरे को फ्राइडे ही सम करना है तो सम ऑफ फ्राइडे करोगे, ये फ्राइडे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? लेकिन अब यहाँ पे है कि डायनेमिक बात। डायनेमिक मतलब मोहित को अगर मैं यहाँ से रोनित कर देता हूँ, तो रोनित कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो। तो
ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा, आपको सम लिख के फिर रोनित करना पड़ेगा तो चेंज होगा। फिर आप ये दिमाग लगाओगे कि सर क्यों ना हम इक्वल टू सम लिखें और रोनित को सेलेक्ट कर लें, तो ऐसे करने से काम नहीं बनेगा आपका। यानी कि नेम मैनेजर सीखने के बाद एक और चीज की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है इनडायरेक्ट। क्या नाम है? एक छोटा सा फंक्शन है इनडायरेक्ट। अगर बिल्कुल लोकल भाषा में इनडायरेक्ट की बात करें तो जो काम आपका डायरेक्ट में नहीं होता है कभी कभी इनडायरेक्ट में बात बन जाती है। तो डायरेक्ट में तो देख लिया कि आपकी बात नहीं बनी। अब हम लोग स्कूल टाइम में थे, आज से 15-20 साल पहले, तो भाई स्कूल में तो कोई भी काम डायरेक्ट नहीं बनता था, वो इनडायरेक्ट ही करना पड़ता था। पापा को बताओ, पापा जाके प्रिंसिपल से बात करेंगे कि छुट्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या अभी भी आपको मोदी जी से बात करना तो थोड़ी ना मोदी जी से डायरेक्ट बात कर सकते हो, आपको उसके पीए तक पहुंचना पड़ेगा, पीए फिर मोदी जी के, मतलब डायरेक्ट नहीं हो सकता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में वही बात है जो हम लोग समझते हैं। तो इनडायरेक्ट एक फंक्शन है जो ये काम को डायरेक्ट कर देता है, यानी इनडायरेक्ट काम को प्रोसीड करेगा। यानी जब आप सम लगाओगे तो देयर इज ए ऑप्शन कॉल्ड इनडायरेक्ट। ये फॉर्मूला है, जैसे सम फॉर्मूला है, मैक्स है, मीन है, उसी तरीके से एक फॉर्मूला क्रिएट करना है सम के साथ इनडायरेक्ट। अदरवाइज इनडायरेक्ट एक फंक्शन है, सम एक फंक्शन है, यानी एक फॉर्मूला हमें जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ सम, यानी जो चाहते हो, प्लस इनडायरेक्ट। तो सम के बाद पहले लिखोगे इनडायरेक्ट, क्योंकि आप डायरेक्ट रोनित को नहीं सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब आप सेलेक्ट कर सकते हो और ये डायनेमिक हो गया आंसर, यानी रिपोर्ट आपका अब डायनेमिक हो गया। मोहित करोगे तो मोहित का रिजल्ट आ जाएगा, रोनित करोगे तो रोनित का आ जाएगा, और कोई और नाम इसमें से अगर आपको याद हो, जैसे मानस है तो मानस करोगे तो मानस का आ जाएगा। लेकिन अगर आपने डेटा वैलिडेशन पढ़ा है, देखो एक तो ये इनडायरेक्ट इतना ही है, इनडायरेक्ट में जब जरूरत पड़ेगा तो और समझाएंगे, ये एक फंक्शन है। हालांकि डेटा वैलिडेशन पढ़ोगे तो 1 घंटे का टाइम लगेगा, यानी आधे घंटे ट्रेनिंग में और आधे 10-15 मिनट इसके क्वेश्चन आंसर में, यानी पूरा एक सेशन चाहिए। बट इसमें एक छोटा सा ऑप्शन होता है, आपने देखा होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, तो कुछ है ही नहीं डेटा वैलिडेशन में ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बट ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में सिर्फ मैं बता रहा हूँ। पूरे 1 घंटे चलेगा सेशन, बट फिलहाल एक ऑप्शन इसको यूज करते हैं थोड़ा डायनेमिक करने के लिए। हम इस सेल में जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, डेटा में देयर इज ए डेटा वैलिडेशन, इस पर हमें पूरे समझना ये सब क्या है। बट एक लिस्ट लेते हैं थोड़ा 1 मिनट के लिए, और लिस्ट में हम क्या करेंगे, सारे बच्चों का नाम इकट्ठा सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो ये बन जाता है ऐसा लिस्ट। ये देखिए, तो यू कैन चूज एनी ऑफ द नेम, यानी राइटिंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीपल नेम, जस्ट एक बार अगर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लिया तो एक तरह से डैशबोर्ड की तरह ये काम कर रहा है आपका। ये देखो कि चूज करो बच्चों का नाम, यू विल गेट द आंसर, चूज करो बच्चों का नाम, यू विल गेट द आंसर। सेम एक बार और देखते हैं इस चीज को एक और एग्जांपल से। अगर मैं डेज सेलेक्ट करूं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, अगर डेज सेलेक्ट करूं तो हमें क्या मिल जाए, उसका टोटल सम मिल जाए। तो आप ही लोग बताइए कि क्या करेंगे। सबसे पहले डेज को डायनेमिक करने के लिए आप डेज के ऊपर क्या लगा लोगे, डेटा वैलिडेशन लगा लो। तो डेटा वैलिडेशन, मयंक आप बताइए कि इतना सा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मैंने क्या बताया था। हमने ये बोला था, आपकी आवाज नहीं आ रही है, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करेंगे और इसमें एक सिंपल सा लिस्ट होता है, और जाके सारे हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारे पास डेट अवेलेबल है, और ओके करते ही ये डेटा वैलिडेशन बन गया। अब आया आपका आवाज चलो ये तो हो ही गया। नाउ यू वांट टोटल सम, टोटल सेल्स आपको बताना है या टोटल एवरेज बताना है, टोटल जो भी जो फॉर्मूले लगाने हैं या फंक्शंस बनाना है, तो सम
तो सम में डायरेक्ट करेंगे तो आपको पता है कि सम इसका नहीं देगा, इसीलिए सम तो लगाएंगे बट इनडायरेक्ट। किसको? इसी को, यानी कि जो हमने एरे तैयार किया बैकएंड में, उस एरे को इनडायरेक्टली हम पुल करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट फंक्शन। ओके करा, हो गया हमारा, एक डैशबोर्ड टाइप से बन गया कि जिस बंदे का नाम हम सेलेक्ट करें या जिस डेज का हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसको हम दे सकते हैं। तो आपने देखा कि हमें इस पे जाना भी नहीं पड़ेगा और हमें एक रिपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे छोटी छोटी 3 चीज़ें जुड़ी, एक इनडायरेक्ट फंक्शन, एक आपको नेम मैनेजर इसके लिए बनाना पड़ता तभी आगे ये काम करेगा, डायनेमिक होगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके ये तीनों काम 1-1 मिनट का था और आपका काम जो हो जाएगा ये डायनेमिक हो गया। तो आई होप नेम मैनेजर का एक यूज़ तो आपने सीख ही लिया नेम मैनेजर पढ़ते पढ़ते, प्लस आपने एक फंक्शन और ऐड कर लिया इनडायरेक्ट, यानी जो काम डायरेक्ट नहीं होता है, यानी जो बैकएंड में हम नेम मैनेजर से लिस्ट या रेंज बनाते हैं उस रेंज को डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज किया। उसी तरीके से जी बताइए पूनम। हम्म नहीं, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लो, फिर नेम मैनेजर बाद में बना लेना, क्या फर्क पड़ता है? किसी में ऐसा नहीं कि नेम ही मैनेजर पहले बनाना है, किसी भी काम को ये तीनों काम करेंगे तभी तो ये होगा, ये तीनों ही चाहिए। फर्क नहीं पड़ता आप ड्रॉप डाउन पहले बना रहे हो कि नेम मैनेजर पहले बना रहे हो कि इनडायरेक्ट लगा रहे हो, लेकिन ये तीनों चाहिए होगा तभी चलेगा, ये फिक्स है कि ये तीनों चीज चाहिए अगर इस तरह की रिपोर्ट को डायनेमिक करना है आपको। तो आइए, एक छोटा सा चैप्टर है इसी तरह का जिसका नाम है फ्रिज पेंस। आपने काफ़ी बार यूज किया होगा क्योंकि ये मुश्किल से 2 मिनट का चैप्टर है बट रोज यूज होता है। आप आएंगे तो टैब ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पे फ्रिज पेंस नाम का ऑप्शन मिलेगा। देखिए जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको हम लोग फिलहाल ग्रीन कर रहे हैं, जिससे कि आपको पता भी चलते रहे कि कोई ऐसी चीज़ें हमने मिस तो नहीं कर दिया। यानी कि ये सीट हम आपको शेयर भी करेंगे, है ना, ये सीट हम लोग शेयर करेंगे। जैसे 3 to 4 में हमने नेम मैनेजर पढ़ लिया, इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रिज पेंस। बिल्कुल 2 मिनट का चैप्टर है और इसको ध्यान से देखेंगे कि एक्चुअली क्या है ये। आप लोगों में से जो लोग एक्सेल में यूज करते होंगे उनको शायद पता होगा कि ये फ्रिज पेंस क्या है। फ्रिज पेंस का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ ये मतलब होता है कि जब भी आप एक बड़े डेटाबेस पे काम करते हो तो जितनी डेटा विजिबल है उसके अलावा जैसे ही आप नीचे जाते हो, अभी 17 डेटा दिख रहा है लेकिन जैसे 18 पे जाएंगे तो हमारी हेडिंग ही गायब हो गई। तो हम कैसे समझेंगे कि ऊपर हमारा हेडिंग क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस चीज़ का, किसी का पिन कोड है कि सेल्स है, क्या है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ये हेडिंग जब भी हम नीचे की तरफ मूव करें तो हमें ये हेडिंग दिखते रहना चाहिए। ये भी आपका 4 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं टॉप रो को फ्रीज करना। क्या होता है? टॉप रो को फ्रीज करना, फ्रीज टॉप रो। फ्रीज टॉप रो क्या होता है? सबसे ज़्यादा यही यूज होता है क्योंकि डेटा में जब आप नीचे जाओगे तो हेडिंग गायब हो जाता है। इसलिए हमें एक हैबिट होनी चाहिए कि व्यू में जाएं और यहाँ पे देखेंगे फ्रिज पेंस के अंदर 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन है जिसका नाम है टॉप रो, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। अब आप कितने भी नीचे जाओ, चाहे लाखों डेटा है, बट आपको हेडिंग दिखता रहेगा। तो ये हैबिट में जितना जल्दी ले आए, जितना जल्दी आप इसकी प्रैक्टिस कर लो और हर बार कोशिश करो कि ये काम कर ही ले डेटा में, तो बहुत अच्छा रहेगा। सेम होता है कि कई बार डेटा बहुत लंबा होता है, लाइक ए से शुरू हुआ, बी सी डी इधर ऐसे ऐसे जा रहा है। अब ऐसे जाते जाते मेरे को जे में एंट्री करनी, तो हमें तो पता ही नहीं लग रहा है कि हम किसके बारे में एंट्री कर रहे हैं। अगर ऐसे करते करते हमारे पास डेटा ऐसे चला गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि पहले कॉलम को रोक दूँ, फ्रीज कर दूँ। तो कुछ नहीं करना,
इस बार रो लिया था, इस बार आपको कॉलम लेना है, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे वाला देखो अपने आप ऑप्शन ख़त्म हो गया और इधर वाला ऑप्शन चलने लगा। देखिए थोड़ा सेल साइज बड़ा कर देता हूँ तो पता चलेगा। अगर मैं इधर जा रहा हूँ, इसकी मोबाइल एंट्री करनी है, तो देखो सब अंदर जाते जा रहा है, बट नेम हमें अगर मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना है तो आपके पास है ऑप्शन कि किसका मोबाइल नंबर, ये आपको कितना भी आप आगे चले जाओगे तो ये दिखता रहेगा, बाकी उसके अंदर चलता चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कॉलम। आइए दो यूज करने के बाद एक अनफ्रीज करना सीख ले। तो अनफ्रीज सीखने वाली बात नहीं है कि अगर मेरे को ये दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, ये दोनों में से हमें कुछ नहीं चाहिए, ना तो हमें रो पे रखना है ना हमें कॉलम पे रखना है, तो हटाने के लिए, लगाने के लिए जैसे फ्रीज होता है उसी तरह से हटाने के लिए भी अनफ्रीज होता है। तो सेम जहाँ गए वहीं एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अनफ्रीज पेंस। तो रो समझ गए, कॉलम समझ गए, अब आ गया अनफ्रीज। तो अनफ्रीज हमने लगा दी, तो क्या हो गया, ना तो इधर काम कर रहा है अब, ना तो इधर काम कर रहा है, सब गायब हो जा रहा है, यानी पहले जैसा। हाँ, तो या तो हम रो में करना हो तो रो में कर सकते हैं, या तो हम कॉलम में करना है तो कॉलम में कर सकते हैं, अगर दोनों नहीं चाहिए अनफ्रीज कर सकते हैं। बट आपके पास दो सिचुएशन हो सकता है कि आपका जो डेटा है ना वो पहले कॉलम में है ही नहीं, ना ही पहले रो पे है ना पहली कॉलम में। अगर आपने यूज कर भी लिया तो भी आपको ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि पहले रो पे हमारा डेटा है ही नहीं। सिमिलरली अगर हमने फर्स्ट कॉलम कर भी लिया तो ये आपके कोई काम का नहीं है। यानी पहली सिचुएशन तो ये है कि ऐसा डेटा हो कि रो, पहली रो और पहली कॉलम में हमारा कुछ है ही नहीं, तो ये दोनों तो गया, आपके कोई काम का नहीं, तो जिस हाथ से लगाए उसको अनफ्रीज कर दो। एक ऑप्शन होता है कि अगर इस तरह का डेटा हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेडिंग 2-3 लाइन में होती है, या 2-3 लाइन को इतने डेटा को देखना है, तो आपको क्या करना है, जितना देखना है, जैसे पहला भी देखना है दूसरा भी देखना है, तो तीसरे जगह पे कहीं पे भी आप कर्सर रख सकते हो। लेकिन जहाँ कर्सर रखोगे, देखो यहीं पे समझना है, हमने कर्सर यहाँ पे रखा, इसका ये मतलब हुआ इससे ऊपर और इससे लेफ्ट के डेटा को फ्रीज कर देगा। तो इसके लिए क्या ऑप्शन था, इसके लिए ऑप्शन था कि पहले से जो भी आपने फ्रीज लगा रखा है उसको पहले अनफ्रीज कर देना, और ये होता, देखो जो अनफ्रीज होता है वही स्विच करता है फ्रीज पेंस के साथ, कीप रोज एंड कॉलम विजिबल, यानी इकट्ठा दोनों कर सकते हैं यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन से। इस पर क्लिक कर देंगे तो देखो नीचे जाओगे तो ये हेडिंग के साथ ये वाला भी आपका विजिबल है, और अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो सिर्फ नेम ही नहीं संडे भी विजिबल रहेगा। ये देखिए, यानी कि यहाँ पे कर्सर रखना इम्पोर्टेंट। अब किसी ने बोला सर कुछ ऐसा हो कि इतना डेटा हमें हमेशा दिखना चाहिए किसी भी हालत में, यानी कि इतना डेटा दिखना चाहिए मतलब इसके नीचे कर्सर रखना है कहीं पे भी। लेकिन आपको पूरा डेटा बोला तो फ्राइडे के बाद ये सेल वो है जहाँ से कॉर्नर बनता है, ये वो सेल है जहाँ से ऊपर और जहाँ से लेफ्ट को ब्लॉक करेगा, यानी कर्सर शुड बी हेयर एंड यू हैव टू चूज व्यू फ्रीज पेंस अनफ्रीज एंड देन अगेन यू हैव टू फ्रीज न्यू। तो यहाँ से क्लिक कर देंगे तो देखेंगे इतना फ्रीज रहेगा आपका, और इधर की तरफ भी जाओगे तो सारा दिखता रहेगा जितना भी डेटा आप देखना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, कर्सर पॉइंट पे क्लिक करता है जी, कर्सर पॉइंट पे आपका क्लिक करता है कि कर्सर आप कहाँ रख रहे हो। कर्सर यहाँ रखा तो यहाँ से ऊपर, यहाँ से लेफ्ट। अगर हमने हेडिंग वाला ऑप्शन चूज कर रखा है तो टॉप रो को कर देगा, फर्स्ट कॉलम कर दिया तो कॉलम को। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि फ्रीज पेंस में आपने ये तो ज़रूर यूज किया होगा, बट ये बहुत कम लोगों को आता है ये चीज़ें। तो आखिरकार 10,000 रुपये आप खर्च किए हो तो कुछ तो नया मिले है ना। तो
हमें बहुत कुछ नया मिलने वाला है, क्योंकि जो भी आपने फेस किया होगा फ्यूचर पास्ट में प्रॉब्लम या फेस करेंगे, तो पहले से आपके पास मोस्ट ऑफ द जो भी लॉजिक आती है उसके बारे में आपके पास नॉलेज रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हमने 2 चैप्टर्स अभी करे हैं, और एक का नाम था नेम मैनेजर, और नेम मैनेजर को यूज करके मैंने कैसे एक रिपोर्ट बनाई, जिसके लिए हमें इनडायरेक्ट फंक्शन भी सीखा, ड्रॉप डाउन। हम्म। फ्राइडे की टोटल फ्राइडे की टोटल सेल्स क्या होता है? मतलब आपका तो ये रहेगा ना कि मान लो कि मानस की फ्राइडे की सेल, टोटल सेल तो ये हो गया। हाँ, अगर आपको ये पता करना है कि मानस की हमें ट्यूसडे की सेल्स चाहिए, कैसे? नहीं नहीं, उससे थोड़ी ना आएगा ये। मैंने बोला मानस की मंडे की सेल बताओ, तो ये आएगा ना आंसर। अगर मैंने बोला मानस की मंडे की सेल बताओ, तो ये हुआ। मैंने बोला आरुषि की वेंसडे की सेल बताओ, तो ये हुआ। ये वैल्यू आना चाहिए ना आंसर में। इसका आंसर है वी लुकअप। आगे पढ़ेंगे, अभी तो वी लुकअप में शायद 1 या 2 दिन के बाद, मोस्ट प्रोबेबली कि 2 दिन के बाद हमें वी लुकअप पे हम लोग एंट्री करेंगे, या हो सकता है कि इस वीक के बाद। तो देखते हैं कि कब आती है नंबर। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? पूरे ये क्लास ही मैं ये क्लास ही मैं इस बार रिकॉर्ड कर दिया। ये अभी जो लाइव चल रही है ना मैम, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप खुद से बना सकते हो सीट, खुद से सब चीज़ है। और ये सीट उस दिन डिलीट हो गई थी, सेव नहीं हो पाया था, इसीलिए इसको मैंने दोबारा अभी करवा दिया। तो कुछ आप, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने आज पहले ही सेव कर दिया, देखो 24 मई के हिसाब से, तो सबको ये सीट मिल जाएगा। तो आई होप इतने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, तो और भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, 2 लोग हमारे साथ और हैं जो कंटिन्यू आधे घंटे के लिए ज्वाइन करा था, 2 से मयंक एंड सॉरी मान्या। आप लोग हैं ना कि क्विट कर दिया? मान्या भी है और मयंक भी हैं। इफ़ यू वांट टू क्विट तो क्विट भी कर सकते हो। अगर आपके पास 20 मिनट टाइम है तो एक आध चैप्टर छोटा सा और देख लेते हैं। म- आप हैं मयंक, आप हैं? ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट ध्यान रहे कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सेम अगर हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग काम करते हैं एक्सेल के अंदर, तो हमने ये बताया था कि कस्टम लिस्ट कैसे बनाया जाता है, सीरियल नंबर कैसे बनाया जाता है, रेंडम डेटा कैसे बनाया जाता है, पेस्ट स्पेशल का यूज कैसे किया जाता है। आई गेस इसके नोट्स भी होंगे, और ये तो एक हैबिट में आ गया होगा आज तक में, ठीक है ना? तो इसको तो हमने इसको भी ग्रीन कर लिया, यानी कि हमने ये चीज़ें कर लिया है। अब नेक्स्ट 20 मिनट में एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, लेकिन रोज़ यूज होता है। फिलहाल हम लोग बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं। तो एक टॉपिक है जिसका नाम है पेज लेआउट, और हमें लगता है कि एक इंसान को पेज लेआउट की रोज़ ज़रूरत पड़ती है, और पेज लेआउट का मतलब होता है प्रिंटिंग से रिलेटेड वर्क। यानी कि अब हम लोग सीखेंगे पेज लेआउट के बारे में, कि पेज लेआउट क्या है, और इसके लिए हमें 15 मिनट का टाइम चाहिए ये सब कुछ समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और आप लोग यूज करते भी होंगे। सो अब हम लोग पेज लेआउट के बारे में एक बार देख लें कि पेज लेआउट क्या क्या होता है और कैसे काम करते हैं पेज लेआउट में।
इसको स्टॉप कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी